डॉक्टर राशिद मिन्हास बहुत ही माहिर टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीएचडी हैं। वो बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा, अगर बच्चा इमोशनली रिएक्ट ज्यादा करना शुरू हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि वालिदैन को कि वो बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्प की जरूरत है। था कि लैक ऑफ एम्पैथी है, यानी दूसरों के एहसास नहीं समझ रहा वो, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। जी जी। डॉक्टर राशिद मिन्हास क्रिमिनोलॉजी, इंसानी रवैये और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा माहिर हैं और पीएचडी हैं और प्रोफेसर हैं यूके यूनिवर्सिटी में। आइए उनसे बात करते हैं और कुछ सवालात करते हैं। पहले उनके बारे में कुछ पूछते हैं जो अपने बारे में वो बताना चाहें। जी राशिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे। यस, मेरा नाम राशिद मिन्हास है, एज आदर मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके अलावा मैं यूके यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर इन क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। और बच्चों के बिहेवियर के बारे में खासकर आजकल हमारे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं बिहेवियर के बच्चों में, और ये कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि ये बहुत खासकर जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जिसके बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो जॉब्स करते हैं, बच्चों के लिए ज़्यादातर टाइम नहीं होता और बच्चों को समटाइम्स स्क्रीन देते हैं, या बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार से या बहुत ज़्यादा डांट डपट से वो बिगड़ जाते हैं। तो इस सीरीज में इसलिए आदल के साथ मिलकर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक सीरीज बनाएं जिसमें ताकि हम वालिदैन को एक टूल किट फ्राहम कर सके, वालिदैन को एक ऐसी रिसोर्स प्रोवाइड करें जिसमें वो अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश कर सके। बच्चों के रवैये में छोटी तब्दीलियां और जैसे तन्हाई, गुस्सा या चिड़चिड़ापन मुस्तकबिल में बड़े बिहेवियरल इशू का आगाज हो सकता है या इस किस्म की चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल, खासकर जब बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों में अगर नेगेटिव बिहेवियर हो तो वो कभी भी आउट ऑफ ब्लू नहीं आता। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी आपको ना बिहेवियरल इंडिकेशंस देना शुरू करते हैं। तो एज अ पेरेंट आपको ये चाहिए कि अर्ली जो है ना वो इंडिकेशंस वो आप पिक करें। तो ये जो बिहेवियर्स इंडिकेशन होती है ना, इसको हम जो है ना 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज होती है ना वो होती है बच्चे का सेल्फ कंट्रोल, यानी कि बच्चे का जो सेल्फ कंट्रोल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का सेल्फ कंट्रोल कम हो रहा है। और दूसरी चीज ये होती है कि बच्चे का इमोशनल रिएक्शंस, बच्चा ज्यादा आपको जो है ना कि इमोशनली रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो बच्चे जब वालिदैन इसको पिक करते हैं तो इमोशनल रिएक्शन को, तो ये बहुत जल्दी वो इस इंडिकेशन को पकड़ेंगे कि वेदर बच्चा जो है ना वो बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा। अगर बच्चा इमोशनली रिएक्ट ज्यादा करना शुरू हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि वालिदैन को कि वो बच्चा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उसको हेल्प की जरूरत है। और जो तीसरी चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वालिदैन इसको बड़ा इजीली ना इसको पिक कर सकते हैं, और ये होती है सोशल विदड्रॉल, यानी कि बच्चा जो है वो सोशल कैटेगरी से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुद को विदड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो ये तीनों जो होते हैं ना ये बहुत बड़े इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्लस्टर्स होते हैं। फिर हर एक में ना जैसे सेल्फ कंट्रोल है, इमोशनल रिएक्शंस है और सोशल विदड्रॉल है। तो इन सारों में वो आप इसकी फर्दर इंडिकेशंस है, माइक्रो इंडिकेशंस है, ये 3 बड़ी मैक्रो इंडिकेशंस हैं और इसमें जो है ना कि हर एक इंडिकेशन में फिर माइक्रो इंडिकेशंस है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो मैक्रो इंडिकेशंस है इनके अंदर जो कि माइक्रो इंडिकेशंस क्या है और वालिदैन जो है ना उसको इंडिकेशन को देखते हुए अपने बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। क्या ऐसे मखसूस साइन हैं जो मुस्तकबिल में एग्रेशन, डेलिक्वेंसी या फिर रूल वायलेटिंग बिहेवियर की प्रेडिक्शंस कर सकते हो? जितनी भी रिसर्च स्टडीज है ना वो हमें यही बताती हैं कि बच्चों में जो है ना कि सोशल आइसोलेशन होती है, इरिटेशन आती है, एंगर है ना, ये अक्सर जो है ना वो बहुत बड़े बच्चे के लिए एक वार्निंग साइंस होते हैं। तो आप एज अ पेरेंट जो है ना हम इन वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप ये देखें कि बच्चे में कोई सोशल एंजाइटी आ गई है, बच्चा पहले से ज्यादा वो अग्रेसिव आ रहा है, तो ये एक पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये देखें कि बच्चा एक वीक में 1-2 दिन की एग्रेशन होना इस वेरी मच नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें ना कि बच्चे में अग्रेशन है और बच्चा आप जब भी आप उससे बात करते हैं वो आपको अग्रेसिवली जवाब देता है, तो ये पैटर्न एक वीक से दूसरे वीक में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, देन दिस इज अ रियली गुड इंडिकेशन कि समथिंग गोइंग ऑन इन चाइल्ड्स लाइफ, कि बच्चे की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो एज अ पेरेंट जो होता है, बच्चा ये नहीं होता कि आउट ऑफ ब्लू रिएक्ट कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई सर्कमस्टांस होता है। समटाइम ये होता है कि बच्चे के स्कूल में कुछ चल रहा है, मे बी उसके दोस्त उसको तंग कर रहे हो या और बच्चे स्कूल में तंग कर रहे हो, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हो, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही, बहुत सारी जो चीजें होती है ना ये नीचे चल रही होती हैं। फेस वैल्यू पे आपको जो है ना बच्चे का बिहेवियर अग्रेसिव नजर आता है, वो बेचैन आपको नजर आता है। अगर आपको बच्चे में एज अ अर्ली साइन एंजाइटी और एग्रेशन नजर आना शुरू हो जाता है
तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपके बच्चे को आपकी मदद की जरूरत होती है। तो ऐसी चीजों में ना बड़े सारे वालिदैन जो है ना वो गलती ये करते हैं कि बच्चा अब अग्रेसिव हो रहा है ना, तो वो समझते हैं कि ये बच्चा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसका भैया मेरे साथ ऐसे बदल रहा है। तो उसमें फिर वालिदैन जो है ना कि बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं, उसके साथ उससे मुतनफर होना शुरू हो जाते हैं अपने बच्चे से। लेकिन कि रादर देन कि आप बच्चे को डांटे, उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा नेगेटिव समझे, उसमें आपको ये चाहिए कि इसको आप ले कि बच्चा आपसे मदद मांग रहा है, उस वक्त आप बच्चे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और बाहर जो है उसको कुछ ना कुछ अंदर या बाहर किसी ना किसी कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसमें एंग्जाइटी और एग्रेशन आ गया है। तो जैसे कि राशिद साहब आपने बताया कि ये जो सडन बिहेवियर शिफ्ट है या नफ्सियाती मतलब यानी इसमें क्या होता है, और बेसिकली हम लोग तो इतना ज़्यादा इसको यानी नहीं जानते कि क्या वर्ड यूज़ होते हैं या किस तरीके से होता है। तो जो बेचारे वालिदैन बैठे हैं वो जो सुनने वाले हैं उनको किस तरह से पता चलेगा कि ये सडन बिहेवियर या सडन बिहेवियरल शिफ्ट या फिर ये रिस्क सिग्नल है उनको, और किस तरह से पता चलेगा उन्हें? उसमें ये कि ये बड़ी जो कि रिसर्च स्टडीज है ना वो हमें ना कुछ इंडिकेटर्स बताती हैं। इसमें ये कि सबसे पहली चीज होती है रूल ब्रेकिंग बिहेवियर, यानी कि बच्चे का जो कि बिहेवियर है ना वो अब रूल्स को नहीं मान रहा। ठीक है, अगर आपके स्कूल में उसको टीचर्स कह रहे हैं वो स्कूल के रूल तोड़ेगा, घर में अगर आपने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं तो वो उन रूल्स को तोड़ेगा जो कि आपकी सोशल नॉर्म्स होती हैं। जैसे कि सोशल नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिदैन का अदब करेगा, एक बच्चा अपने बड़े बहन भाइयों का अदब करेगा। जब वो बच्चा अपने बड़े बहन भाइयों के साथ बदतमीजी करे और अपने वालिदैन के साथ, तो इससे इंडिकेशन ऑफ रूल ब्रेकिंग। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि बच्चा जो है ना रूल्स है ना उनको ब्रेक कर रहा है। दूसरी चीज होती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, के बच्चे में जो अकाउंटेबिलिटी है ना वो उससे भाग रहा है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या भाई, आज तुम स्कूल गए थे, मुझे बताओ भी तुमने क्या किया, ठीक हो गया, आज तुमने वक्त पर खाना क्यों नहीं खाया, तुमको तो शाम को 10 बजे सो जाने था, तुम बाहर से 11 बजे खा रहे हो, ठीक हो गया। तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी अकाउंटेबिलिटी होती है उससे भागना शुरू कर देता है। और तीसरी चीज होती है लो एम्पैथी, यानी कि बच्चे एम्पैथी की चीज होती है कि जैसे कि मैं किसी का कोई दर्द महसूस कर सकता हूँ, ठीक है, अगर कोई पेन में कोई तकलीफ है या कोई पेन में है तो मुझे ये लगेगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। तो बच्चा जो है ना दूसरों की पेन और दर्द को वो समझना छोड़ देता है। और तीसरी चीज होती है अथॉरिटी रेजिस्टेंस, यानी कि बच्चा जो है ना कोई भी अथॉरिटी फिगर है ना उसको रेजिस्ट करेगा। यानी कि भाई स्कूल में फॉर एग्जांपल कोई चाहे स्कूल का कोई चौकीदारी है, ठीक है, और भाई इसने मुझसे पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो, ठीक है। स्कूल में अगर किसी ने आपसे टीचर ने पूछ लिया, अभी टीचर तुम टीचर अभी तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, बाहर अगर ट्रैफिक सिग्नल पे वो खड़ा नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहा, पुलिस वाला पूछ रहा है तुमने ट्रैफिक सिग्नल क्यों तोड़ा, तो वो कहे तुम कौन होते मुझसे पूछने वाला। जब ये वाली चीज आ जाए ना कि बच्चे में तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाला, भाई तुम्हें पता मैं हूं कौन, तो ये होती है अथॉरिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये चार चीजें आप कह लें, रूल ब्रेकिंग है, उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लो एम्पैथी होगी, और तीसरी चीज है अथॉरिटी रेजिस्टेंस। तो ये चार इंडिकेटर्स हैं कि वालिदैन जो है ना कि एज अ ले पर्सन यानी कि उनको अगर इन चीजों का नहीं पता, तो ये चार छोटी छोटी चीजें बच्चे में जैसे ही आप नोट करें ना तो ये समझे कि बच्चे को अब आपकी जरूरत है, अदरवाइज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जो कुछ ही वक्त की बात है, फिर वो आपके हाथ नहीं आएगा। वालिदैन को बेसिकली अगर ये सुन रहे हैं तो ये इतनी आसानी से समझ जाना चाहिए, जो आपने रूल्स बता दिए और ये सारे टर्मिनोलॉजी बता दी, तो इन चीज़ों को समझ के आगे का फ्यूचर का जो बच्चा खराबी की तरफ जा रहा है और बैड बिहेवियर की तरफ जा रहा है वो उनसे बच सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छी यानी कि इन्फॉर्मेटिव आपने कन्वर्सेशन करी है। और अगर यानी मैं एक और चीज़ दोबारा से पूछ लेता हूँ कि जब बच्चा स्कूल में या घर में इंटरेस्ट खोना छोड़ देता है, जैसे कि आपने इसमें भी बताया, तो ये मामूली इसको समझ रहे हैं लोग, यानी बड़ा इसको मामूली समझ रहे होते हैं, तो ये या ये एक नफ्सियाती अमल है और या अलामत है कोई दूसरी तरफ जाने की? दो तरह के बच्चे होते हैं यहाँ पे। एक वो बच्चे होंगे जिनका अपने वालिदैन के साथ उनके बचपन से ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप हो चुका होता है, तो वालिदैन के साथ हर बात डिस्कस कर लेते हैं। तो समटाइम ज्यादातर ये होता है कि ऐसे बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ, यानी कि उनको अपने वालिदैन का खौफ नहीं होता, उनसे डरते नहीं कि भाई हमें मारेंगे या हमसे नाराज हो जाएंगे, बल्कि वो ये होता है कि वालिदैन के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड है। तो स्कूल में जिंदगी में जैसे ही कोई चीज गलत होना शुरू होती है ना तो आगे वो अपने वालिदैन से डिस्कस कर लेते हैं। और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनका वालिदैन के साथ स्ट्रॉन्ग इंडीड, बिल्कुल ये बहुत ही जरूरी है कि आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, क्योंकि जैसे उनकी जिंदगी में कुछ गलत होता है ना तो उनको उस वक्त सपोर्ट चाहिए होती है। और सबसे ज्यादा सपोर्ट ये होती है कि कोई ऐसा बंदा हो जिस पे वो रिलाय कर सकते हो, जिसके पास वो जा सकते हैं, और वालिदैन से अच्छा कोई नहीं होता। तो जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को जिंदगी में शुरू के सालों में ना बचपन में बहुत ज्यादा डांटा डपटा होता है ना, वो बहुत काम होते हैं जो वो कहना अपने वालिदैन के साथ बात डिस्कस कर, वो छुपाते हैं। जब वो बात छुपाते हैं तो बाहर का बिहेवियर उनको तंग कर रहा होता है और घर में वो किसी से बात कर नहीं सकते, तो ये एक उनके दिमाग में ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, यानी कि वो अब बात किसी से कर नहीं सकते लेकिन उनको तकलीफ भी है, कोई तंग कर रहा है, जो मसला है जिंदगी में, तो जैसे ही वो नहीं करते जब तो ये होता है कि जब ब्रेन जो है ना वो एक कंफ्यूज हालत में चले जाता है, भी मुझे मसला मैं किसी ना किसी से तो बात करूं ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनको लो सेल्फ स्टीम की तरफ ले जाता है, जिसमें एंग्जाइटी हो जाती है
और दूसरी चीज, जैसे बच्चा एंग्जाइटी होगा ना, आपने भी लोगों ने सब सामने अपने जिंदगी में भी आपने ना ये चीज नोट की होगी कि जब आपको डिप्रेशन होता है ना, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है। यानी कि अगर आपकी जॉब चली गई है या आपके घर में मसला ठीक नहीं है तो आपको हर बात पे गुस्सा आएगा, ठीक है। तो यही बात अपने बच्चों पे लागू करें कि बच्चे की जिंदगी में कोई डिप्रेशन है ना, उसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको गुस्से का जवाब फिर गुस्से से दे रहे हैं तो बेचारा किधर जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका ब्रेन जो है ना वो फिर बिल्कुल वो बागी होना शुरू होता है। तो इसलिए बच्चे को जब गुस्सा आ रहा है ना, आप गुस्सा ना करें बल्कि उसका मसला समझिए कि किस वजह से उसका माइंड जो है ना, ब्रेन वो स्ट्रगल में है और उसको डिसीजन मेकिंग। इसमें एक और चीज है थोड़ी सी ये कि मेरा ख्याल है कि लोगों की समझ में आसानी होगी कि जिस तरह जो हमारा फ्रंटल ब्रेन होता है ना, जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये एग्जैक्टिव फंक्शनिंग करता है। एग्जैक्टिव फंक्शनिंग में ये होती है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है बच्चे की, जो कि डिसीजन मेकिंग है, ये सारी है। तो जैसे ही हम बिल्ड इस तरह है कि हम एंग्जाइटी में चले जाएं तो ये होता ये है कि ये हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ना कि शट डाउन होना शुरू कर देता है। तो हमारा जो कि सब कोर्टिकल ब्रेन है, जिसे मिडिला कहते हैं, जिसपे ये कि जो ऑटोमेटिक होता है, तो वो ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और जैसे कि जिसको फ्लाइट, फ्रीज और फाइट मोड कहते हैं कि बंदे का जैसे कि जिंदगी में आप कोई ऐसे मोड में चले गए हैं कि जिसको सर्वाइवल मोड भी कहते हैं, तो बच्चे का दिमाग हर वक्त वो सर्वाइवल मोड में है। तो जैसे ही वो बात करेंगे वो भड़केगा। तो ये चीज है कि अगर आपके बच्चे को आपको ये लगे कि बच्चा स्कूल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो ये कोई आम छोटी सी बात नहीं होती, ठीक है। ये एक इंडिकेशन करती है कि समथिंग्स बीन गोइंग ऑन एट द बैक एंड, तो बच्चे को मदद करें उस वक्त। वो भी देख सकें, बिकॉज कि हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या कहीं दुनिया में भी जो यही लोग आबाद हैं, ये थोड़ा सा होता ही है कि इनमें जो बच्चे बच्चियां होती हैं वो थोड़ी सी सीक्रेसी या फिर सीक्रेट्स रखते हैं अपने, और थोड़ा सा यानी बताते नहीं है। जो आपने अभी बताया कि थोड़ा सा क्लोज पेरेंट्स को होना चाहिए या बच्चों को देखना चाहिए बड़ी क्लोजली कि वो बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। बहुत सारे आपने जो बताए सारे रूल्स, तो अगर इसमें सीक्रेट्स वो रख रहे हैं, अपने चीजें छुपा रहे हैं, तो ये क्या ये जुर्म या गलत सरगर्मियों की तरफ कोई इशारा हो सकता है? इसमें जो चीजें है ना कि ये दो तरह की चीजें हैं इसमें ना, कि जैसे मैंने कहा कि बच्चे का वालिदैन के साथ जो है ना कि रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें आप बड़े सारे खासकर जो कि सब कंटिनेंट के लोग हैं ना, इंडिया से हो जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो उनमें ये बहुत ज्यादा हम आर्गुमेंट आप सुनेंगे कि भाई हमारे वालिदैन ने भी तो हमें मारा था यार, हमने कोई डिप्रेशन या एंग्जाइटी नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो ये एक्सपेक्ट कर ले। अब बच्चा जो भी है ना वो 9 से 10 साल की उम्र में ना ज्यादातर, क्योंकि एक सोशल नॉर्म होती है, ठीक है, बच्चों को सोशल नॉर्म समझ आ जाती है। सोशल नॉर्म ये है कि हर एक के वालिदैन यार उसको डांट रहे थे, मेरे वालिदैन भी डांट रहे, तो उसमें क्या हो गया, ठीक है। लेकिन वो बच्चे के अंदर डर जरूर होता है वो अपने वालिदैन का, जब वो डांट रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये सीक्रेसी जो है ना, ये सीक्रेसी में आप बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते। सीक्रेसी में आप वालिदैन को जो है ना उनको देखना पड़ेगा कि हम जो है अपने बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप, आप अपनी तरफ से वो समझ रहे होते हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हमने उसके साथ हमारी इज्जत करता है, हम उसको डांट भी दे तो वो आवाज तक ऊंची नहीं करता, ठीक है। ये वालिदैन बड़े सारे वालिदैन आपको फकर से बताएंगे भी मैं अपने बच्चे को 2 लगा भी दूं तो वो कुछ भी नहीं आगे से कहता। लेकिन कि जो बच्चा है, अगर आप वो समझें कि बच्चा इस काबिल है कि उसकी जिंदगी में जो गलत अच्छा बुरा हो रहा है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आके अपने वालिद और अपनी वालिदा को बता सकता है कि नहीं बता सकता। ये एक लिटमस टेस्ट आप कर लें कि अगर बाहर की जिंदगी में बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा है और वो आके वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने वालिद और अपनी वालिदा को वो बातें नहीं बता रहा, तो इसका मतलब है कि बच्चा सीक्रेसी की तरफ जाएगा। जैसे बच्चे सीक्रेसी की तरफ जाते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं, मेरी जिंदगी में मसला चल रहा है, अब मैं हेल्प कहां से लूं, मेरी जिंदगी में मुझे एडवाइस चाहिए तो मैं कहां से लूं। तो उसमें जैसे वो सीक्रेसी की तरफ चलते हैं तो देन वो एक स्लिपरी स्लोप हो जाती है कि वहां से वो फिर आगे की तरफ वो ना बहुत ज्यादा नीचे नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ निकल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चा नेगेटिव बिहेवियर की तरफ जाएगा, लेकिन लाइकलीहुड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। जी सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये बेसिकली क्योंकि कुछ केसेस भी इस तरीके के हुए हैं, बहुत सारी दुनिया में और भी होते होंगे, बट ये है कि यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके के हुए कि माँ बाप को पता नहीं और बेचारी बच्चियां या लड़के इस तरीके के उसमें जाके बेचारे बड़ा यानी कि बुरा हुआ। वो बेसिकली हम इंशाल्लाह ताला अगले किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं आपके एक जो तहकीक है आपके स्टीरियोटाइपिंग, वालिदैन किस तरह गलत एजम्पशन से बच सकते हैं कि बच्चा बुरा बन रहा है जबकि मसला कुछ और ही होता है। ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया, ठीक है ना। मैंने अपनी रिसर्च जो की उसमें भी यही देखा कि फॉर एग्जांपल जो स्टीरियोटाइपिंग होती है जो सिर्फ पुलिस लेबल नहीं करती, जैसे ये पेरेंट है ना उसमें भी हो जाती है। तो स्टीरियोटाइप ये होता है कि आप बच्चे को ना कि एक ग्रुप में डाल दें, ठीक है, ग्रुप बॉक्सेस में, जैसे होता है ना कि वो बच्चे को बॉक्सेस में डालना कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे बुरे हैं, ये उससे भी बुरे हैं। तो ये होता है कि जब आप बच्चे को ग्रुप में डालते हैं ना उसको एक बिहेवियर का लेबल लगा दें बच्चे को। खासकर अगर आपने पॉजिटिव बिहेवियर का लेबल लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बच्चे को कहें यार मेरा बच्चा बहुत मेहनती है, ठीक है, ये आप लगाएं। लेकिन अगर एट द सेम टाइम आपको ये लगे कि आपका बच्चा जो है ना वो मेहनती नहीं लग रहा, आपको कोई निकम्मा लग रहा, तो आप उस पर कभी ये लेबल ना लगाएं, उसको कभी ये लेबल लगा के ना कहें भाई यार तुम तो बहुत ही निकम्मे हो, तुमसे तो कुछ होता है, तुम किस काबिल ही नहीं हो। क्योंकि जितनी भी लेबलिंग पे की हुई है, सिर्फ मेरी रिसर्च नहीं है, ये पिछले तकरीबन आप ये कहें कि ऑलमोस्ट जो है ना 80 साल की रिसर्च है, वो हमको यही बताती है कि
बच्चे पे जो लेबल होता है ना, खासकर उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा या उसकी सोसाइटी में जो कि उसके करीब लोग हैं, अगर जब वो लेबल लगाते हैं तो बच्चा उस लेबल को ना मिरर करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर आप ये बच्चे को कहें ना कि यार तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, ठीक है, तो वो उसको मिरर करेगा। फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जो होता है कि बच्चा उसको इंटीग्रेट कर लेता है। फिर बच्चे को ये समझ आती है कि मैं झूठ ही बोलूंगा। फिर वो ये देखेगा कि मैंने इस बंदे से जब बात की, चाहे वो मेरे वालिदैन नहीं है, ठीक है, वो हमेशा इस बात को यही समझेंगे मैं आप बेहतर सच बताऊंगा या झूठ बताऊंगा, वो यही समझेंगे कि झूठ बोल रहा है। तो अब उसने उस लेबल को इंटरनलाइज कर लिया। ठीक है, अब बच्चा यही समझता है, जैसे अगर आप ये कहें कि बच्चा घर से बाहर गया, वो कोई गलत काम ही कर रहा होगा, ये हमेशा करता ही ऐसे। अब उस आपने लेबल लगा दिया उस पर, बाहर जाकर गलत काम करने का, उसने कहा बाहर जाकर मैं जो मर्जी करूँ, घर आके जब भी मैं बताऊंगा वालिदैन यही अज्यूम करेंगे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, उसके इंटरनलाइज कर तो दिया। ये राशिद साहब, ये अगर यानी आप जो बताते आ रहे हैं ये सारी दिमाग में मेरे घूम रही है, क्योंकि अगर आप देखें आपके आसपास ही अगर पाकिस्तान, एशियन कंट्री जैसे हमने कहा सब कॉन्टिनेंट, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं होता कि अगर अब स्कूल बच्चा जा रहा है तो वो भी इसी कोई ना कोई उस पर ठप्पा लगा दें, जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान में। अगर इस बच्चे ये जैसे आपने बताया कि घर में माँ बाप हैं या कोई फैमिली मेंबर, बिकॉज के जॉइंट फैमिली का तस्वुर है, अब वो किसी ना किसी बच्ची पे कोई ना कोई ऐसा यानी कि ठप्पा लगा देते हैं या बोल देते हैं या उसे स्टीरियोटाइप के बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसे बोल बोल के या इस तरीके से। तो वो उस तरीके से यानी कि किस तरीके से वो बच्चा बचे, या फिर ये जो बड़े जो हैं ये उनको किस तरह से इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें वैसे ये है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ठीक है, कि इसमें जो कि बुलिंग है ना, बुलिंग को हमारे यहाँ कोई भी बैड बिहेवियर या इवन के गलत नहीं समझा जाता। जैसे ये वेस्टर्न कंट्री है, यहाँ पे जो बुलिंग ये होती है इसको जो कि इवन के वो ऑफेंस समझते हैं और इसको बहुत ही सीरियस लेते हैं। तो जैसा कि पाकिस्तान में तो अगर किसी को कोई बेचारा कोई किसी को मोटा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो लेबल लगाए जा रहे हैं, हाथ पे लगाए जा रहे हैं। तो उसमें आप जो बच्चे जो है ना, बच्चे कैसे इसमें बेहतरीन हो, तो उसके लिए जो तो अभी टीन बच्चे हैं, तो जो कि टीनेजर में, उनकी बजाय अगर जो छोटे बच्चे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों के अभी बच्चे हैं, आप ये कहें कि 1 साल से लेकर कुछ 6-7 साल की उम्र तक के हैं, ठीक है, उसमें आप ये करें कि अपने बच्चे के साथ 2 काम आप करें। एक आपने ये करना है कि अपने बच्चे को आपने ज्यादा से ज्यादा जो है ना कि 5 पैदा होने से लेकर 6 साल की उम्र तक उसको आप बाहर जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनमें आप लेकर जाए। अभी आपको लगेगा शायद जो कि मैं जवाब है ना बहुत इररिलेवेंट दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसका लिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो दूसरी चीज, आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा डांटे ना जिंदगी के पहले 5-7 साल तक, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं डांटे। अगर आपको ज्यादातर ये होता है कि बच्चे की जिंदगी का सबसे एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो 2 से लेकर 5 साल की उम्र में, तो उसमें बच्चे को आप सीधा करने की कोशिश करें। जैसे आप जिंदगी के पहले 5-6 साल में जिन बच्चों को आप बहुत ज्यादा डांटते हैं ना, ठीक हो गया, तो उसमें ये होता है कि उनका जो के सिनेप्टिक कनेक्शंस ये होते हैं ना, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं, वो उनके सिनेप्टिक कनेक्शंस जो होते हैं वो सीधी तरह डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बच्चे के डर की वजह से छोटी उम्र में वो हर वक्त उसमें दिमाग के फ्रंटल लोब में रहते हैं, जिसकी वजह से उसके वो सिनेप्टिक कनेक्शन डेवलप नहीं होते। अब जिन बच्चों में वो सिनेप्टिक कनेक्शन डेवलप नहीं ना होते, वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। आपने कभी भी ये ना लिटमस टेस्ट करना हो ना, किस बच्चे में ये सिनेप्टिक कनेक्शन डेवलप नहीं हुए, तो आप ये देखिए कि उसको गुस्सा कितनी जल्दी आता है। जिस बंदे को विदिन सेकंड्स गुस्सा आ जाता है ना, ये इंडिकेशन होती है कि उसके जो सिनेप्टिक कनेक्शन है वो वेल डेवलप नहीं है। तो ये जिनके सिनेप्टिक कनेक्शन वेल डेवलप नहीं होते, वो बिहेवियर को रैशनलाइज करने में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब ये होता है कि बच्चे आप बिहेवियर को अपने रैशनलाइज करने का क्या मतलब, जैसे कोई स्कूल में जाता है, ठीक है, स्कूल में अगर कोई किसी को कहे तुम तो बहुत ही निकम्मा हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जिन बच्चों के सिनेप्टिक कनेक्शन वेल डेवलप्ड होते हैं वो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यानी कि मुझे कोई भी 10 लोग भी निकम्मा कह रहे हैं, लेकिन इस लिटमस टेस्ट पे मैं पूरा उतर रहा हूं कि नहीं उतर रहा। जैसे कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना आता है, मैंने अपने आप को क्या यानी कि मेरे मार्क्स कितने, उस हिसाब से कि मुझे जो लेबल लगा रहे हैं वो एक रैशनल लेबल है जो वैसे ही खामखा में लगाए जा रहे हैं। जैसे वो देखता है ना कि मेरे जो लेबल है वो मेरी रैशनल नहीं है वो वाला। जैसे भी अगर मैं बिल्कुल फॉर एग्जांपल जैसा भी हूँ, ठीक है, अब मुझे कोई कहे तुम बहुत बुरे हो, अगर मुझे पता है मैं किसी बैड एंगेज किसी चीज में एक्टिविटी में नहीं ऐसी में शामिल, तो मैं उसको रैशनलाइज कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि फिर आप यही देखेंगे कि पाकिस्तान के स्कूल या इंडिया के स्कूल में बड़े सारे बच्चे होते हैं जो इन चीजों से बिल्कुल ऊपर निकल के वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ पे ये बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेव करता है। तो ये जो चीज है ना समवट आपके जो ना कि चाइल्डहुड से लिंक होती है। सॉरी जी मैंने बहुत ही लंबा जवाब दे दिया, लेकिन ये था कि इसकी ना एक्सप्लेन करना था कि ये चीज निकलती कहां से है और फिर जाके मैनिफेस्ट किधर होती है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त यानी कि है, बिकॉज कि इसको पूरा इनिशियल स्टेज से समझना है पेरेंट्स को, तो बहुत ज़रूरी है कि वो पूरा स्टार्टिंग टू एंड यानी कि समझें और देखें कि ये टर्म्स क्या यूज़ हो रही हैं इसमें और किस तरह से उनको समझना है। बिकॉज ये जो अब बिहेवियर वाला जो गुस्से वाला बता रहे हैं ना, ये भी मैं बहुत यानी आसपास यानी कि देखता हूँ ये कि बच्चों को कुछ भी बोला जाए, या रोड पे कोई लड़के होते हैं या घर में कोई लड़कियां वगैरह हैं, ये भी केसेस आते हैं। इवन कि ये आप बेसिकली क्रिमिनोलॉजी में भी पीएचडी है और बहुत सारे आपने केसेस डिस्कस किए हैं, तो उसमें बैक एंड पे यही हो रहा होता है, उनको गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में ये चीजें हो जाती हैं।
इंडीड बिल्कुल यही चीज है ना कि इसमें यही होता है कि जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना किसी को भी, तो उसका जो कि सर्वाइवल मोड वाला ब्रेन है वो एक्टिव होता है और उसका जो कि थिंकिंग ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है। इसलिए आप ये देखेंगे कि बड़े सारे लोगों को जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ना, तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही पछता रहे होते हैं यार कि मैंने गुस्से में ये ऐसा कर क्यों दिया, ठीक है। लेकिन कि दोबारा फिर उनको अगर गुस्सा आएगा ना, वो वही काम फिर दोबारा करेंगे, फिर सोचेंगे क्यों कर दिया। तो उसमें हमेशा यही होता है कि उनका सर्वाइवल जो ब्रेन है ना वो बहुत ही एक्टिव होता है। और सर्वाइवल ब्रेन का एक्टिव होना ये हर बंदे की चाइल्डहुड से लिंक है, जिंदगी के पहले 5 से 6 सालों पर लिंक है। तो ये इंडीड अगर कोई भी अगर आप देखें कि बच्चे आपके इर्द गिर्द है, तो आपको ये नजर आएगा कि अगर पेरेंट्स ने उनके जो कि पहले 6 सालों में उनके साथ कोई यानी कि उनको डांटा बहुत है या उनकी केयर नहीं की, कुछ भी बड़े सारे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, निगलेक्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से ये ब्रेन हमेशा उनका सर्वाइवल मोड में रहता है। तो मुझे ये भी बताएं, जैसे बेसिकली हमने अभी एज जैसे होती है प्री टीन और टीनेजर्स वगैरह, तो इसमें क्या बिहेवियरल रेड फ्लैग्स उम्र के साथ बदलते भी हैं? बिकॉज क्या उसमें किस तरह से पता चलेगा कि किस एज में क्या बन गया बच्चा और किस एज में देखना क्या है पेरेंट्स को? बिल्कुल, इसमें ये कि अगर तो बच्चा आपका ना छोटी उम्र में है, ठीक है, आप ये कहेंगे सिंपल टेस्ट, अगर आप बच्चा 5 से 6-7 साल की उम्र में है ना, उसमें देखिए उसका फोकस है कि नहीं फोकस है। फोकस क्या है? फोकस ये है कि अगर आप बच्चे जो कि 5 साल की उम्र का, ठीक है, उसको कहेंगे भाई इधर बैठ के 10 मिनट बैठ के तुम ये काम कर लो, अगर वो 10 मिनट नहीं बैठ सकता 5 साल की उम्र में, या 3 साल का वो 2 मिनट नहीं बैठ सकता, तो ये बड़ी एक गुड इंडिकेशन है कि बच्चे के जो कि ना इमोशनल कंट्रोल का उसको इश्यू है, ठीक है। तो ये जो कि पहले 5 से 7 साल की उम्र में है, ठीक है। जो प्री टीन्स है, प्री टीन्स में हमेशा ये चीज होता है कि सोशल कंपैरिजन है और सोशल कॉन्फिडेंस है, कि आपके बच्चे में आप एज के हिसाब से देखेंगे, जो 10 साल का बच्चा है, जो कि 10 साल के अंदर बच्चे 90 अदर किड्स है, उनका बिहेवियर कैसा है और इस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये सोशल कंपैरिजन आप कर सकते हैं। और उसमें कॉन्फिडेंस इशू, कि बच्चे को कॉन्फिडेंस का इशू तो नहीं है, फॉर एग्जांपल कि दूसरों के सामने किस तरह रिएक्ट करता है और कैसे जाता है, तो ये चीज सोशल कंपैरिजन और कॉन्फिडेंस इशू ये देख के आप बता सकते हैं कि प्री टीन्स में कि बच्चे का जो कि आइदर सर्वाइवल ब्रेन है वो एक्टिव कितना एक्टिव है। और तीसरी चीज होती है टीनेज ईयर। टीनेज ईयर में सबसे बड़ा जो इंडिकेशन होती है ना, वो होती है आइडेंटिटी, रिस्क टेकिंग और इंडिपेंडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें यह कि सबसे पहली चीज है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग में हम क्या देखते हैं कि बच्चा के कोई खतरनाक किस्म के कोई रिस्क तो नहीं ले रहा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कि कोई वैसे भी लड़ाई और झगड़ों में ज्यादा है, उसको ये कि किसी चीज से आप ये कि वो कहता हूँ मुझे डर किसी चीज का नहीं है, मैं तो बेसिकली ना कि किसी चीज से डरता नहीं हूँ, तो रिस्क टेकिंग में वो बहुत आगे निकल जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि उसको अपनी आइडेंटिटी की बहुत फिक्र हो जाती है कि भाई ये मैं हूँ, ठीक है, बाकी सारे लोग जो है वो कुछ नहीं है, जो मैं हूं। तो जिसमें ये आइडेंटिटी आ जाए कि बस ये है, तो ये चीज हो सकती है। और तीसरी चीज होती है इंडिपेंडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो आप ये कह सकते हैं कि सिग्नल जो है ना कि इवॉल्व कर रहे हैं, साइंस जो है ना उसकी जिंदगी में ये इवॉल्व हो रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आएगा, क्लियरली इंडिकेशन आएगी कि बच्चा जो है ना कि दूसरी तरफ जा रहा है, जिसमें लड़ाई झगड़े होंगे, वालिदैन के साथ वो अग्रेसिव बिहेवियर से बात करेगा, माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा। और ये कि दूसरी चीज उसमें ग्रेटिट्यूड नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड ये होता है कि बच्चे जिनमें ना कि शुक्रगुजार हो, बच्चा आपको शुक्र करे कि भाई मेरे वालिदैन, चाहे वो गरीब हैं चाहे अमीर हैं, जो भी मेरे लिए वो टाइम निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। तो लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड ये भी एक अर्ली टीन्स में आपको चीज नजर आएगी। ये इसमें ये भी यही आता है कि लैक ऑफ एम्पैथी, बिकॉज मेरा एक सवाल इसमें भी था कि लैक ऑफ एम्पैथी है यानी दूसरों के एहसास नहीं समझ रहा वो, तो ये दोनों एक ही चीज है? जो कि ये चीज है कि बिल्कुल ये दोनों सेम है, ठीक है। लैक ऑफ एम्पैथी जो है वो यही होती है कि जिसमें भी एम्पैथी होगी ना, वो हमेशा ये करेगा कि यार ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, इसका मैंने ऐसे ख्याल रखना पड़ेगा, ऐसे रखना। बिल्कुल एहसास की कमी, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिकेटर है ये वाला। ये इसमें ये भी यही आता है कि लैक ऑफ एम्पैथी, बिकॉज मेरा एक सवाल इसमें भी था कि लैक ऑफ एम्पैथी है यानी दूसरों के एहसास नहीं समझ रहा वो, तो ये दोनों एक ही चीज है? उसमें इसमें ये मैं एक और चीज ऐड करना चाहता था लैक ऑफ एम्पैथी में ना, इसमें ये होती चीज है कि लॉन्ग टर्म में जो होती है ना एहसास की कमी, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रिडिक्टर है। जितनी भी रिसर्च है वो शो करती है कि जो अग्रेसिव बिहेवियर होगा, एंटी सोशल बिहेवियर और जो उसके रिलेशनशिप फेलियर्स होंगे, ये जो एहसास की कमी वाला बंदा होगा, इसकी जब शादी होती है, इनकी जो होती है ना, उसमें इनको बहुत सारे मसले पेश आते हैं, क्योंकि इनमें वो एम्पैथी नहीं होती, फिर वो उसको बिल्ट नहीं होती। अगर बच्चे उनके पैदा होते हैं तो वो बच्चों पे फिर वो जो है उसी तरह ना कि शाउट करते हैं, उनको समटाइम मारते हैं, यानी कि निगलेक्ट भी करते हैं। तो होता यह है कि फिर आगे वो जो बच्चा है ना, इनका अपना बच्चा, उसमें ऑलमोस्ट वही प्रोसेस शुरू कर देते हैं जो कि अपनों में होता है। तो ये ऑलमोस्ट एक साइकिल बन जाता है। तो ये साइकिल को तोड़ना बड़ा जरूरी होता है कि अगर आज आप कोई ऐसे वालिदैन और आपको ये मेरी बात अगर सुन रही है कि आप कोई एहसास की कमी, तो अपने बच्चों के साथ ऐसा ना करें, अदरवाइज वो भी सेम आपकी कॉपी बन जाएंगे फ्यूचर में। सही। अच्छा, ये बड़ा यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट और यानी कि मुझे बड़ी हैरत तो हो रही है कि जो आप यानी बता रहे हैं, अगर मैं इसी चीज को यानी चलते चलते अगर यही बच्चा ये बच्ची आगे जाते हैं और बड़े हो जाते हैं उन्हीं तमाम चीजों को लेके, यानी कोई उसको करेक्ट नहीं कर रहा, वालिदैन उसको देख नहीं रहे इस तरीके से जिस तरीके से देखना चाहिए ताकि उनको करेक्शंस पे लाएं और इन चीजों को खत्म करें, तो वो बड़ी यानी खतरनाक जगह पे जा रहे हैं, जिसे क्राइम कहते हैं, जिसे कत्ल वारतगरी कहते हैं, जिसे जुल्म या फिर किसी को जला देना या किसी को मारना पीटना, उस तरफ यानी कि चीजें चली जाती हैं। यही लोग, तो यही लोग बच्चे यही उसमें ये चीज है कि बिल्कुल है कि अगर
आप ये देखिए कि कोई भी बंदा जो है ना कि अगर किसी कत्ल गारत की तरफ चला जाए या किसी को कोई मार दे, ये तो बहुत ही बड़ी चीजें हैं ना कि किसी को मर्डर कर देना, तो हमेशा एक आप ये देखें कि मोर देन जितनी रिसर्च है ना 99% केसेस में, ठीक है, ये जो मर्डर होते हैं ये किसी के मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, या किसी के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया, किसी को अग्रेसिवली बहुत ज्यादा मारते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप इन लोगों का जो है ना कि बचपन लेके देखेंगे, बचपन में आपको यही मिलेगा कि आइदर तो उनके वालिदैन ने उन पर बहुत ज्यादा सख्त रवैया रखा है, इवन मारे भी ना वालिदैन बहुत सख्त हो, एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज होती है कि उनको नेग्लेक्ट होगा वालिदैन की तरफ से, या तीसरी चीज ये होती है कि उनके बचपन में उनको फिजिकली या किसी और तरह से अब्यूज किया गया है, ठीक है। ये तीन इंडिकेट, फिर ये साइकिल चलता रहता है ना हमेशा से। तो जितने भी लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा वायलेंस करते हैं, किसी को मारते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी, एहसास की कमी सबसे पहली, और एहसास की कमी आती है बैड चाइल्डहुड से, यानी कि बचपन में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। सही, मतलब कि जो उनके अंदर होता है वो आगे जाके निकलता है। तो एक अब प्रैक्टिकली यानी एक चीज हम देख लें कि वालिदैन प्रैक्टिकल तौर पर कौन से यानी कि क्या 3 इकदाम करने चाहिए उन्हें कि वो इस मनफी जो पैटर्न्स चल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनमें वो उससे सेफ रहें और उस तरीके से बचते जाएं, और उन बच्चों को उस तरफ जाने से रोक दें जो बड़े होकर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज करें। बिल्कुल आदिल, इसमें जो है ना मैं हमेशा जो भी वालिदैन मुझसे बात करते हैं उनको मैं जो है ना फिर 3 चीजें लाजमी रिकमेंड करता हूँ। ये 3 रिकमेंडेड चीजें आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो उन पर अमल जरूर करें। सबसे पहली चीज, बच्चे को आपने ऑब्जर्व करें, रिएक्ट ना करें, ठीक हो गया। सबसे पहले ऑब्जर्व करके कि अंडरस्टैंड करें कि मसला कहाँ पे है, ठीक है, कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। सबसे पहले बच्चा चाहे आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, अग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, रिएक्ट ना करें, उसको ऑब्जर्व करें। दूसरी चीज ये कि अपने घर को एटलीस्ट बच्चे के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाएं, ठीक है। तो आप अपने बच्चे को घर में सेफ एनवायरनमेंट किया है, यानी कि यहाँ पे बच्चा जो है आपके साथ सच बोल सके और फिर भी उसको सिक्योर फील हो। बच्चे को ये फील ना हो कि मैं अपने वालिदैन के साथ सच बोलूंगा तो मेरे वालिदैन बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज। और तीसरी चीज है स्ट्रक्चर, ठीक है। चीजों में जो है ना आपने एक स्ट्रक्चर लेकर आए, घर में एक कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये कि बच्चे के खाने का आपको वक्त का पता हो, बच्चे के सोने का वक्त हो, बच्चे के जागने का वक्त हो, बच्चे के हर काम करने का वक्त हो, खासकर जिंदगी के पहले 12 से 14 साल तक। ये नहीं कि बच्चे को आप एक दिन जो है खाना शाम को 4 बजे दे रहे हैं, दूसरे दिन रात को 12 बजे दे रहे हैं, उसमें कोई रूटीन ही नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चर में दूसरी चीज होती है बाउंड्रीज। बच्चे को बाउंड्रीज का पता होना चाहिए कि घर में जो है वो क्या क्या बाउंड्रीज है, यानी कि वालिदैन जो है उनका क्या रुतबा है, वालिदैन के साथ कैसे बात करते हैं, ठीक हो गया। वालिदैन के साथ बात बदतमीजी से करते हैं या अच्छाई से करते हैं, ठीक है। तो ये अखलाकियात इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज का मतलब होता है ओवरऑल आपने जो कि एक अखलाकी लिमिट सेट की हुई है और आप अपने बच्चे को कभी भी उस अखलाकी लिमिट से जो है ना उसको डिविएट नहीं करने देते। तो ये चीज होगी। तो ये 3 चीजें, ऑब्जर्व करें बच्चे को, रिएक्ट ना करें। दूसरी चीज, बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट दें। तीसरी चीज, बच्चे की जिंदगी में अखलाकियात और स्ट्रक्चर रूटीन पैदा करें पहले जिंदगी के 12 से 15 साल में। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 3 चीजें जो है ना ये मेरी रिकमेंडेड है, इन पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। उसके थोड़ा सा वालिदैन बाज़ दफा इस तरीके से देख नहीं रहे होते, तो कोई ऐसी ग्लोबल रिसर्च या फिर कोई फ्रेमवर्क ऐसा है जो बच्चे के रवैये को असिस्ट कर सके और इसको देख सके आसानी से, यानी माँ बाप के या पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए? जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे रिसर्च में ज्यादातर डेवलपमेंटल और बिहेवियर फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन कि जैसे मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया कि जितने भी जो बिहेवियर्स है ना, जो कि बिहेवियरल फ्रेमवर्क है, वो 3 चीजों पे हमेशा ना वो 3 चीजों पे खड़े होते हैं, उनकी 3 बुनियादें होती हैं। सबसे जो पहली चीज होती है वो होती है एक बिहेवियर, दूसरी चीज होती है एनवायरनमेंट, और तीसरी चीज होती है कॉग्निशन, ठीक है। कॉग्निशन हम सोचते कैसे हैं, एनवायरनमेंट के बच्चे के साथ एनवायरनमेंट क्या, बिहेवियर क्या। तो वालिदैन है, आपका बच्चे के साथ बिहेवियर कैसा है, आपके घर में एनवायरनमेंट कैसी है। सेफ एनवायरनमेंट है जहां पे बच्चा आपको सब कुछ सच बता सकता है कि नहीं बता सकता। फिर कॉग्निशन बाद में आती है। तो ये बिहेवियर और एनवायरनमेंट है, ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, फिर बच्चे की सोचने समझने की जो सलाहियत है वो डेवलप होगी, कॉग्निशन होगी। तो ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है, इसको अगर आप आसानी से समझें तो ये 3 चीजें याद रखें, बिहेवियर, एनवायरनमेंट, देन कॉग्निशन, ठीक है। आपका बच्चे के साथ बिहेवियर, आपके घर की एनवायरनमेंट, फिर बच्चा बताएगा कि उसने सोचना और समझना कैसे है। आपका जैसे कि बच्चे के साथ बिहेवियर सख्त है, घर में एनवायरनमेंट बहुत सख्त है, तो आप इसको खुद सोच लें कि बच्चे की कॉग्निशन बच्चा सोचे समझेगा कैसे, आपके बारे में क्या सोचे समझेगा। मैं बेसिकली क्वेश्चन यानी कि दोहरा देता हूँ। बेसिकली हम पूरा यानी कि जो पूरा बिहेवियरल यानी कि सारे बच्चों का देख रहे थे और उसकी रिसर्च के मुताबिक उसको देख रहे थे कि क्या क्या बच्चों को देखना चाहिए। उसमें मैं जो ये सोच रहा था वो ये देख रहा था कि यार हमारे जो पूरे आसपास जो लोग रहते हैं या सब कॉन्टिनेंट है या बेसिकली ज्यादातर इधर ही होगा ऐसा कि बाहर शायद कांटेक्ट करते हो, तो प्रोफेशनल लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि और कब करना चाहिए उन्हें, बिकॉज के हो सकता है उनसे ना समझ पा रहे हो या ना समझ में आ रहा हो। तो किसी प्रोफेशनल पीएचडी जस्ट लाइक कि आपको भी कौन लोग अप्रोच कब करते हैं और किस तरह से करते हैं और किस एज में या किस स्टेज पे करते हैं। इसमें ये चीजें जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जो है ना प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लेनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर वेस्ट में ज्यादा ये होता है कि अगर स्कूल में टीचर्स को कुछ नजर आता है कि बच्चे के साथ बिहेवियर इंडिकेटर्स है, वो मुख्तलिफ सर्विसेज होती है, उनको वो रेफर कर देते हैं कि आप इसकी जो है ना मदद कर सकें। तो दूसरी चीज ये कि वालिदैन जो है ना कि उनको लाजमी जो है ना बाहर से हेल्प लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा
3 से लेकर 6-7 साल की उम्र तक है वो एक जगह पर बैठ के फोकस नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज गुड टाइम कि आप सोचे कि आपको बच्चे की जो है ना कि उसके लिए हेल्प लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपका बच्चा अर्ली टीन ईयर्स में है और वो आपके साथ बदतमीजी करता है और अग्रेसिव बिहेवियर है उसका, तो इट्स गुड टाइम कि आप उसकी जो है ना कि उसके लिए आप हेल्प लें। तो जैसे जितने मैंने साइन डिस्कस किए ना, अगर आपको आपके बच्चे में नजर आ रहे हैं, एक तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें, वो आपको साइन पोस्ट करेंगे कि आप बच्चे के साथ डील कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि मैंने रीइटरेट कर रहा हूं कि बच्चे को अपना जो है ना रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा डेवलप करें। लेकिन जैसे आदिल मैंने कहा कि अगर आपको ये इंडिकेटर नजर आए तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है और पूरी दुनिया में है, तो आप प्लीज अगर आपको ऐसे लगे कि यू नीड इट देन प्लीज डू सो। सही, बहुत अच्छी सजेशन थी राशिद साहब आपकी और बहुत अच्छी डिस्कशन रही हमारी। और इंशाल्लाह ताला बहुत से पेरेंट्स जिनको नहीं पता थी टर्मिनोलॉजी और जो प्रोसेस था जो आपने बताया और 3-3 4-4 करके आपने डिवाइड करके बच्चों की बिहेवियर बताए, वो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला काम आएंगे तमाम पेरेंट्स के। और आज के प्रोग्राम में हमने थोड़ा बिहेवियर चेक किया बच्चों का और इनिशियल स्टेज पे कुछ क्वालिटीज या कुछ उनके बिहेवियर या उनके जो तमाम जो उनका जो बिहेवियर बेसिकली नजर आ रहा होता है, एटीट्यूड वगैरह या उनकी जो भी यानी पेरेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग, वो सारी डिस्कस करी थी। तो राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इंशाल्लाह ताला तीसरे किसी प्रोग्राम में कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।